गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात। और सभी बच्चों से मेरा आज का मोटिवेशन जो कोड है वो ये है कि आप सब लोग जब जागेंगे तभी क्या होगा, सवेरा होगा। इसका मतलब है कि जब इंसान क्या करता है, किसी चीज़ को करने की ठान लेता है, उसका सवेरा क्या होता है, उसी दिन से होता है। कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे ऑनलाइन से अभी तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आपके पास फ़ोन नहीं था, रिचार्ज नहीं था, ठीक है, सुविधाएं नहीं थी, कोई बात नहीं। जब आपके पास सुविधाएं हो गई तब से आप क्या करें, कंटिन्यू उन वीडियो जो लेक्चर्स पहले हो चुके हैं, ठीक है, उन लेक्चर्स को आप दोबारा से सुन सकते हैं। ये हमेशा शीर्षे ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप पर हमेशा बने रहेंगे और इनको एक बार नहीं 2 बार आप पुनः देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आप देखोगे उतनी ही बार आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे। इसलिए आज का जो मोटिवेशन कोड है वो ये है प्यारे विद्यार्थियों, जब जागे तभी क्या होगा, सवेरा होगा। आप जब से पढ़ना स्टार्ट कर दो उसी दिन से क्या हो जाएगा, ये शुरुआतें हो जाएगी, ठीक है। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो चर्चा कर रहे थे राजनीतिक विज्ञान में, और उस राजनीतिक विज्ञान में अपन ने भारतीय शासन को अपन कंटिन्यू पढ़ रहे थे। आज जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा स्थानीय स्वशासन। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक का क्या नाम है, स्थानीय स्वशासन। टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट की चर्चा अपन करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन की जगह स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बात तो मैं बता दूं कि संविधान में जो शब्द का प्रयोग किया गया है उस संविधान में कहा गया है स्थानीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है स्वशासन के बजाय। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ भी लिया जाता है। स्थानीय स्तर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, स्थानीय स्वशासन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। स्थानीय स्वशासन का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा किया जाए। फिर से ध्यान रखो, स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना ही क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। देखो, पहली बात, स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना, स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना ही क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। यानी स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान जब स्थानीय स्तर के लोग करें तो इसको स्वशासन को क्या कहा जा सकता है, स्थानीय स्वशासन कहा जा सकता है। यानी स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करने का, जो स्थानीय समस्याओं का पता लगाया जा सकता है, वो एक स्थानीय लोगों का ही क्या होता है, स्थानीय स्तर के लोगों को ही ज़्यादा जागरूक रहना पड़ता है, उनको पता रहता है, और उनका अगर समाधान करना हो तो स्थानीय स्तर के लोग ही करें। इसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इस स्थानीय स्वशासन की प्राचीन काल में जो चर्चा की बात करें कि स्थानीय स्वशासन कब की देन है, तो स्थानीय स्वशासन एक पहले जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का नाम था प्यारे विद्यार्थियों चोल साम्राज्य। तो स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल में चोल साम्राज्य की देन है। पहले प्राचीन काल में चोल साम्राज्य संचालित हुआ करता था, उसी को क्या कहते थे, उसी को कहते थे स्थानीय स्वशासन। अब मैं बात करूं, स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्थानीय स्वशासन एक तो ग्रामीण परिवेश में हो सकता है, जिस समय चोल साम्राज्य था उस समय ग्रामीण स्तर था, और कुछ जगह जो शहरी था तो यानी शहरी स्थानीय स्वशासन हो सकता है।
चाहे गांव की समस्या हो चाहे शहर की समस्या हो, स्थानीय स्तर के लोग ही क्या कर सकते हैं, उसका चहुमुखी विकास कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप एक एक बातों को नोट डाउन भी करते चल सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मैंने कहा स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है। स्थानीय स्वशासन को प्यारे विद्यार्थियों दो चरणों में या दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन ही प्रजातंत्र की क्या कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है। प्रजातंत्र की क्या कहलाता है, प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी यानी मेन हड्डी कही जाती है। मेन प्रजातंत्र क्या कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है। जो पीठ के पीछे होती है अपनी हड्डी, उसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करो स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन की अपन चर्चा करें। मैंने कहा इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक स्थानीय स्वशासन होगा वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होगा, कौन सा होगा, ग्रामीण स्तर का, और दूसरा होगा वो शहरी स्तर का होगा, यानी इसको नगरीय स्तर भी अपन कह सकते हैं। इस ग्रामीण स्तर को अपन कह सकते हैं पंचायती राज भी कह सकते हैं, पंचायती राज की व्यवस्था इसको कह सकते हैं। तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, गांधी इसके हमेशा समर्थक रहे हैं। संविधान के भाग 4 में आपने देखा होगा, स्थानीय स्तर की संविधान के भाग 4 में एक अनुच्छेद आर्टिकल आता है 40, इसमें कहा गया है ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। तो गांधी इसका नेतृत्व करने वाले थे, इस अनुच्छेद को जोड़ने वाले, कि ग्राम स्तर का पर भी क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, जो रामराज्य की कल्पना के आधार पर दिया गया था। ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करूं तो एक संविधान संशोधन है, वो 73वां संविधान संशोधन कहा जाता है, जो 1992 के अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। इस 73वें संविधान संशोधन के बारे में मैं बात करूं तो इसमें जो जितने विषय जोड़े गए, तो 29 विषय जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन के तहत। एक बात और से कह दूं प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने अनुसूचियां देखी थी, अनुसूचियों में भी इसका स्थान क्या कौन सा आता है, ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में इसी को शामिल किया गया है, ग्रामीण या पंचायती राज को शामिल किया गया है। और ये शहरी स्तर का जो स्वशासन की बात करने वाला हूँ, वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसके तहत 18 विषय, इसमें शहरी स्तर पर 18 सब्जेक्ट जोड़े गए थे, और इसमें वो अनुसूची जोड़ी गई, वो 12वीं अनुसूची इसको शामिल करती है। कि अनुसूचियों में इसको देखें तो 12वीं अनुसूची में नगरीय या शहरी स्वशासन की क्या की गई है, बात की गई है, जिनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आगे मैं बात करना चाहता हूँ स्थानीय स्वशासन के बारे में, कि आधुनिक काल में, प्राचीन काल में तो इसको चोल साम्राज्य की देन माना ही जाता था। फिर हमने संविधान संशोधन के तहत इसको काउंटिंग किया गया, तो 73 और 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको हमने क्या किया, संविधान में एक दर्जा दिया गया। तो कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन जो प्रजातंत्र की क्या कहलाता है भाई, प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। आगे देखो ये किसमें है, संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद 40 में भी इसका जिक्र किया गया है। बाकी अलग अलग जगह अनुच्छेद 243 में भी स्थानीय स्वशासन का ऑथेंटिक उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के साथ साथ संविधान में इसको अधिनियम दे के दर्जा भी जोड़ा गया है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण और शहरी स्तर पर देखा गया है। एक 73वां संविधान संशोधन के तहत फिर अनुच्छेद जोड़ेंगे, और 74वें संविधान संशोधन के तहत भी एक अनुच्छेद जोड़ेंगे। पंचायती राज में 29 विषय और 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची है वो नगरीय स्वशासन या फिर शहरी स्तर के स्वशासन से क्या है प्यारे विद्यार्थियों, संबंधित है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आधुनिक काल में, चोल साम्राज्य के बाद जब आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में भी इसको क्या किया गया था, जोड़ने का प्रयास किया गया था। यानी आधुनिक युग में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात करने वाला व्यक्ति था वो 1870 में जॉर्ज मेयो ने स्थानीय स्वशासन की मांग रखी। किसने? 1870 में जॉर्ज मेयो ने क्या किया, जिसने मेयो कॉलेज की अजमेर में स्थापना की थी।
उस मेयो ने कहा कि 1870 में कि स्थानीय स्वशासन के लिए किस पर बल दिया जाएगा, विकेंद्रीकरण शासन या विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर क्या दिया, बल दिया। लेकिन ये बात क्या रही, ये असफल रही। क्या नहीं रही, सफल नहीं। इसका मतलब ये असफल हो गई। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों इसकी मांग फिर एक बार और उठी और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रिपन था। फिर आधुनिक युग में ही फिर स्थानीय स्वशासन की मांग उठी, यानी स्थानीय स्वशासन की क्या उठी, फिर से एक मांग उठी। वो मांग उठी 1882 में। कब उठी? 1882 में स्थानीय स्वशासन की मांग उठी और 1882 में स्थानीय स्वशासन की मांग करने वाले थे लॉर्ड रिपन। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड रिपन थे। इस लॉर्ड रिपन को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इसने अब इस बात को स्वीकार कर लिया कि विकेंद्रीकरण व्यवस्था होनी ही चाहिए। इसलिए लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को क्या बनाया, सफल बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास रखा। और स्थानीय स्वशासन का क्या कहलाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहलाता है? इसे जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को, जिसने 1882 में स्थानीय स्वशासन की क्या रखी, नींव रखी। इस नींव रखने के कारण स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या दी थी, इसको स्वीकृति दे दी थी। ये ध्यान रखना है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में भगवती चरण को, राजस्थान में इसका सूत्रपात रखने वाले थे वो भगवती चरण थे। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में किसने रखा तो भगवती चरण ने, भगवती चरण ने राजस्थान में इसका क्या रखा, सूत्रपात रखा था। ये भी ध्यान रखना है। और वर्तमान में एक महात्मा गांधी ने अपने उल्लेख किया था माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में भी इस बात का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। गांधी भी स्थानीय स्वशासन के क्या रहे हैं, हमेशा समर्थन के रहे हैं। और नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की क्या कहा है, पाठशाला कहा है। हालांकि नेहरू ने इसको क्या कहा है, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की क्या कहा है, पाठशाला कहा है। किसको? स्थानीय स्वशासन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित JL नेहरू ने क्या कहा है भाई, लोकतंत्र की क्या कहा है, पाठशाला कहा है। जबकि स्थानीय स्वशासन को अमूमन प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये सभी बातें आपको क्या करनी है, अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में क्या करनी है, लिखनी है। और अगर मैं कह दूं, मैंने कहा 2 भागों में बांटा स्थानीय स्वशासन को। अगर स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले पंचायती राज की बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज के जनक की बात करें तो पंचायती राज का जनक कौन होगा, तो इसका आंसर कौन होगा, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इसके क्या होंगे, जनक होंगे। आधुनिक युग में ही इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात और ध्यान रखनी, आधुनिक पंचायती राज का जनक पूछ ले, आधुनिक पंचायती राज का क्या है, जनक पूछ लिया जाए तो फिर आंसर आएगा आपका कौन, राजीव गांधी, जो प्रधानमंत्री थे जिसके समय पंचायती राज का सर्वाधिक क्या किया गया था, विकास किया गया था। तो ये भी बातें अपन को क्या करनी है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखनी है। क्योंकि इसके काल में ही क्या हुआ था, राजीव गांधी के काल में ही सर्वाधिक पंचायती राज का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसलिए राजीव गांधी के काल को क्या कहा था, पंचायती राज का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यह आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, पंचायती राज का जो पहले जो विकास नहीं हुआ था वो दशक कौन सा था, तो 1960 से लेके 70 तक का काल है वो पंचायती राज का क्या है, संकट काल है। क्या है भाई, संकट काल का काल रहा है। ये भी ध्यान रखना है। देखो मैं बात करना चाहता हूँ स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन के आधुनिक युग में सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक युग में सबसे पहले प्रयास किसने किया था, जॉर्ज मेयो ने किया था। जॉर्ज मेयो ने विकेंद्रीकरण पर बल दिया था, लेकिन ये बात क्या रही, उसकी असफल रही।
उसके बाद गवर्नर जो बना लॉर्ड रिपन बना, और इसने इस रिपन ने स्थानीय स्वशासन की बात कब रखी, यानी 1882 में रखी, जो सफल रही। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और नेहरू ने स्थानीय स्वशासन को क्या कहा, लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। फिर मैं बात करूं राजस्थान में इसका सूत्रपात भगवती चरण ने किया था, और इसमें जो दो भाग हैं स्थानीय स्वशासन के, पंचायती राज ग्रामीण स्तर और दूसरा है शहरी स्तर। तो पंचायती राज का जनक है वो बलवंत राय मेहता है, जबकि आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है, क्योंकि राजीव गांधी के काल में सर्वाधिक क्या हुआ था, विकास हुआ था। अच्छा, कमेंट्स में आप बता सकते हैं राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था। जब 31 मई 1984 को किसकी मृत्यु हो गई थी, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 2 सिख सरदारों द्वारा। तो उसके बाद राजीव गांधी क्या बने थे, 84 से लेके 89 तक पीएम बने थे। और इसका संकट काल कहलाता है, वो 60 से 70 तक का दशक कहलाता है कि पंचायती राज के विकास के लिए कोई पैसा आएगा क्या, तो पंचायती राज के विकास के लिए पैसा नहीं था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संकट का काल कहा जाता है। मैं बात करूं स्थानीय स्वशासन की आगे की, तो राजस्थान में पंचायत स्थानीय स्वशासन, तो राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की आगे बात करें उससे पहले थोड़ा सा अपन को 73वां संविधान संशोधन को भी क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत यानी 1992 में 73वां संविधान संशोधन रखा। हालांकि स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले जो पृष्ठभूमि है वो कैसे बनती है, तो राजस्थान में पंचायती राज जो सूची है वो राज्य सूची का विषय है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर क्या देता है, बल देता। स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, और इस पर ये स्थानीय स्वशासन क्या करता है, राज्य के कल्याणकारी कार्य और विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर क्या देता भाई, विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर क्या देता है, बल देता है। यानी पंचायती राज है वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है और विकेंद्रीकरण पर क्या देता है, बल देता है। आगे बात को पंचायती राज के गठन के संविधान के जो भाग अपन ने की, वो संविधान की भाग स्थानीय स्वशासन में का मैंने कह दिया कि एक संविधान का भाग 4 है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में भी क्या कहा है, ग्राम सभा के गठन का क्या रखा है, प्रावधान रखा है। बाकी फिर आर्टिकल के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन पारित किया गया, और उसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा जिसमें है 243। तो अनुच्छेद 243 में इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान में यानी सभी राज्यों में क्या होगा, पंचायती राज का क्या होगा, गठन किया जाएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में ये भाग भी ध्यान रखना है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 में किस बात का जिक्र किया गया, वो पंचायती राज का ही जिक्र किया गया है। इस पंचायती राज के लिए सबसे पहले प्रयास करने वाला व्यक्ति था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंचायती राज के लिए सबसे पहले प्रयास किया, जो पंचायती राज के लिए सबसे पहले प्रयास करने वाला जो व्यक्ति था, पंचायती राज के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 2 अक्टूबर 1952 को इसने कार्यक्रम चलाया था। उस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम से एक कार्यक्रम चलाया था, लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में क्या हो गया भाई, असफल हो गया, यानी सफल नहीं हुआ। इसलिए असफल होने के बाद इसके प्रयास में बाद में आगे बलवंत राय मेहता ने एक समिति बनाई। उस समिति के आधार पर फिर इसको एक सफलता मिली। प्रमुख समितियां बनी थी इस पंचायती राज के विकास के लिए, बहुत सारी समितियां बनी। उन समितियों में इनकी चर्चा की गई, जिसमें पहली समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इस बलवंत राय यानी जनवरी 1957 में ये समिति बनी,
और गुजरात के जो व्यक्ति थे बलवंत राय, इस बलवंत राय मेहता को इसका कार्यकाल सौंपा गया, जिसने 3 प्रकार की बात बताई। एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था होनी चाहिए, इसने बात कही, वो क्या कही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या कही है, इसने बात कही है। नंबर बी पर जो बात कही वो कही कलेक्टर परिषद को, जिला कलेक्टर को क्या बनाना चाहिए, कलेक्टर को जिला परिषद का क्या होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए। और तीसरी जो बात कही नंबर सी पर, वो कही कि पंचायत राज को पास क्या होना चाहिए, खुद का वित्तीय स्रोत भी होना चाहिए, वित्तीय स्रोत क्या हो, उपलब्ध हो, वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाएं। तो ये व्यवस्था कही जो बलवंत राय मेहता समिति ने इसका जिक्र किया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कब, आप सब लोगों को पता है पंचायती राज कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को। बहुत महत्वपूर्ण डेट है प्यारे विद्यार्थियों, लगभग सभी एग्जामों में ये पूछी जाती है। कितनी तारीख, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर। तो इसके बाद राजस्थान में इस पंचायती राज का एक जगह उद्घाटन हुआ, वो नागौर में हुआ। नागौर में एक जगह है परबतसर तहसील है, इस तहसील के एक गांव है, उस गांव का नाम है बगदरी गांव। इस बगदरी गांव में किसके द्वारा, बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका क्या किया गया भाई, उद्घाटन किया गया। क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। इस पंचायती राज के उद्घाटन के साथ ही यहाँ पर दूसरा राज्य जो राजस्थान के अलावा लागू करने वाला था वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना के लिए क्या किया, प्रयास किया, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन जाता है। ये भी आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। इस समय राजस्थान के जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे और पंचायती राज जो मंत्री थे वो नाथूराम मिर्धा थे। इनका भी बड़ा ही क्या रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये पहली समिति थी। इस पहली समिति का बारे में अपन ने जो चर्चा की वो यही की कि इस पहली समिति ने ये बात बताई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कॉपी में अपनी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये राज्य सूची का विषय है जो कल्याणकारी राज्य और विकेंद्रीकरण पर क्या देता है, बल देता है। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में इसका गठन की चर्चा की गई है, लेकिन फिर बाद में संवैधानिक विकास प्रयास में इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। इसके लिए प्रयास पहले से पंचायती राज के लिए पहला प्रयास नेहरू ने 1952 में किया था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से किया था, लेकिन एक असफल रहा। इस असफलता के बाद फिर एक समिति बनी जो बलवंत राय मेहता समिति के नाम से समिति बनी। इस बलवंत राय मेहता समिति ने जनवरी 1957 में बनने के बाद इसने 3 सुझाव दिए। वो सुझाव क्या थे, एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया और दूसरा कलेक्टर कर को जिला परिषद का अध्यक्ष मुखिया बनाया और पंचायतों के पास खुद का वित्तीय स्रोत होना चाहिए, ऐसी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट को आधार मानकर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज दिवस की स्थापना की गई और नेहरू थे इस समय। और राजस्थान के मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान के निर्माता जिनको कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया थे। और राजस्थान में पंचायती राज के जो मंत्री थे वो नाथूराम मिर्धा थे। और उसके बाद राजस्थान में लागू करने के बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया भाई, लागू कर दिया गया। इसके बाद एक समिति और बनी, उस समिति का दूसरी समिति का नाम है अशोक मेहता समिति, जो 1977-78 में बनी। अशोक मेहता समिति ये बनती है 1977-78 में। यह भी अपनी सिफारिश करती है और सिफारिश में कौन कौन सी बात करती है, एक तो पंचायती राज को द्विस्तरीय बात कहती है, 2 स्तर का होना, द्विस्तरीय
पंचायती राज की क्या कही, इसने बात कही। दूसरी सिफारिश की वो क्या की, SC/ST जनसंख्या को क्या किया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। SC/ST वर्गों को क्या दिया जाना चाहिए भाई, आरक्षण दिया जाना चाहिए। और पंचायती राज का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल क्या होना चाहिए, कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दो स्तर की बात, पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने वाली समिति थी, वो कौन सी थी, अशोक मेहता समिति थी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक समिति बनी जिसको क्या कहा जाता है, GVK राव समिति। ये 1985 में बनती है ये समिति। इस समिति की क्या सिफारिश है तो वो भी अपन को ध्यान रखनी है। इसने पंचायती राज को 4 स्तर का बात कही, 4 स्तरीय क्या होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए। दूसरी बात करने वाला एक बात और ध्यान रखनी है, इसने कहा जिला परिषद सक्रिय रहे और चुनाव क्या होने चाहिए, टाइम पर होने चाहिए, चुनाव समय पर होने चाहिए, चुनाव क्या हो, समय पर हो। एक समितियां बहुत सारी बनी हैं, एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ये बनी है, वो 1986 की समिति बनी है। इस समिति ने भी सिफारिश की है, जिस सिफारिशों में क्या किया गया, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, कानूनी मान्यताओं के लिए कहा गया। यानी संवैधानिक दर्जे की बात कही, वो किसने कही थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कही थी। यानी इसने कानूनी रूप देने का क्या किया है, प्रयास किया है। इस समिति ने कानूनी रूप देने का क्या किया है, प्रयास किया है। ग्राम सभा का गठन किया जाए। एक है PK थुंगन समिति जो 1900 किसकी है, 1988 की समिति है। 5वीं समिति है वो PK थुंगन समिति है, 1988 की है। और एक समिति है वो 89 की समिति है, जिस समिति का नाम है BN गौड़गिल समिति। BN गौड़गिल समिति, ये समितियां बनी हैं 1989 में। इसके अलावा राजस्थान में भी समिति बनी है। राजस्थान की कुछ समितियां बनी हैं जिनमें गिरधारी लाल समिति और एक तो है गिरधारी लाल समिति, वो गिरधारी लाल समिति है वो 1973 की है। एक है हरलाल खर्रा समिति, वो खर्रा समिति है वो 1990-91 में बनी है। तो ये समितियां भी बनी हैं। इन समितियों ने राजस्थान में क्या किया है, बड़ा ही प्रयास किया है। क्योंकि एक समिति 92 में संयुक्त प्रवर समिति बनी जिसने इस अधिनियम को 73वें संविधान संशोधन को क्या किया, पारित किया। 22 दिसंबर को पारित किया और दोनों सदनों द्वारा 23 दिसंबर को सर्वसम्मति दी गई और 20 अप्रैल 1992 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। किस अधिनियम पर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पर जब अनुमति दे दी गई राष्ट्रपति ने, तो इसको 24 अप्रैल कब भाई, यानी इसको अनुमति देने के बाद 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के रूप में क्या कर दी गई, यानी इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी गई। उसके बाद राजस्थान को लागू करने की बात की जाए तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। यानी एक साल के, ध्यान रखना है 93 के बाद 94 है, लेकिन एक दिन पहले है। पूरे संपूर्ण देश में तो 17 राज्यों में ये पंचायती राज लागू किया गया। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को इस पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। ये भी अपन को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। आगे थोड़ा सा मैं बात और करूं राजस्थान में कि 73वें संविधान संशोधन में सबसे पहले राजस्थान में लागू करने वाला जो राज्य था वो कर्नाटक था। इस राजस्थान से जो, इस अधिनियम से जो जुड़ी बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रमुख समितियां हैं जिनका जिक्र अपन ने किया है। तो इस पहली जो समिति बनी थी वो कौन सी थी, मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पर, पहले लिख चुका हूँ। पहली समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी। इस समिति के आधार पर, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज दिवस क्या किया गया, लागू किया गया। उसको पंचायत राज का उद्घाटन भी नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में उद्घाटन किया गया।
दूसरी समिति बनी वो अशोक मेहता समिति है, जिसने कहा पंचायती राज को कितने स्तर का होना चाहिए, 2 स्तर का होना चाहिए, जबकि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर का किया था, त्रिस्तरीय किया था। अशोक मेहता समिति ने SC ST को आरक्षण देने की भी बात कही और पंचायत राज का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष करने की क्या की, सिफारिश की। इसके अलावा एक GV राव समिति बनी 1985 में, जिसने चतुर स्तर के पंचायत राज का उल्लेख किया और चुनावों को समय पर पूरा करने की क्या की है, सिफारिश की है। इसके अलावा एक समिति बनी वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी 1986 में, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक और कानूनी रूप से लागू करने की क्या की है, सिफारिश की है पूरी की पूरी। PK थुंगन समिति 1988 की है और BN गोडगिल समिति 89 की है। इसके अलावा राजस्थान में भी प्रमुख समितियां बनी हैं, गिरधारीलाल और खर्रा समिति। 73वां संविधान संशोधन जो 22 दिसंबर 1992 को तो क्या किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा, और 23 दिसंबर को लोकसभा द्वारा क्या किया गया, पारित किया गया। और राष्ट्रपति ने जब इस पर हस्ताक्षर दे दिए गए तो यह अधिनियम कब लागू हो गया, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम क्या हो गया भाई, लागू हो गया। और 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में ये पंचायती राज अधिनियम क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब मैं बात करने वाला हूं पंचायती राज की। पंचायती राज अधिनियम की बात करूं तो एक्ट है, वो एक्ट है 1992 का। और अधिनियम की बात करूं तो कौन सा भाई, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत मैंने कहा एक भाग जोड़ा गया, वो भाग है 9, और एक अनुसूची जोड़ी गई, वो अनुसूची कौन सी है, तो मैंने कहा वो अनुसूची कौन सी है, 11वीं। और अनुच्छेद की मैं बात करूं कि अनुच्छेद कहां से कहां तक जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 243 में जिक्र किया गया है, लेकिन ए से लेके ओ तक इसका जिक्र किया गया है, यानी यहाँ पर ए से लेके ओ तक इसको जोड़ रखा है। यानी 243 ए से लेके 243 ओ तक इसका क्या किया गया, वही जिक्र किया गया है। लगभग 15 बातें इसमें क्या हैं, शामिल हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ जिसमें रखा गया है, क्योंकि पंचायती राज में जो ग्राम सभा का जो सदस्य बनता है वो उम्र की रखी, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने की जो उम्र है वो 18 वर्ष रखी है, ठीक है, सदस्य होता है। और इसमें चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 21 वर्ष रखी है, किसके लिए, चुनाव लड़ने हेतु। और उम्र की ग्राम सभा के सदस्य हैं वो 18 वर्ष वाले व्यक्ति सभी ग्राम सभा के सदस्य ही माने जाते हैं ग्राम सभा में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि इसने पंचायती राज ने 2009 में कितने वर्ष पूरे कर लिए थे, पंचायती राज ने 50 वर्ष पूरे कर लिए थे, इसलिए नागौर में एक जयंती भी मनाई गई थी। 2009 की बात करूँ, 2019 चला गया और 21-20 चल रहा है, यानी 20-21, तो इसका मतलब 60 से अधिक दशक हो चुके हैं पंचायती राज में। इसमें आगे मैं बात करूं यहाँ पर कि ग्राम सभा में पंचायती राज के बनने के लिए फिर क्या करना पड़ेंगे, यानी सदस्य बनने के लिए ग्राम सभा का सदस्य बनेगा वो कितने वर्ष का बनेगा, वो 18 वर्ष का बनेगा। जबकि चुनाव लड़ने की जो आयु है, उम्र है, वो कितनी है भाई, मैंने आपको बताई है वो 21 वर्ष है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कल अपन चर्चा करेंगे वो पंचायती राज की विस्तृत रूप से क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समय का सदुपयोग करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें लगन और मेहनत से, तो मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जो धन्यवाद, समय पाबंद है इसलिए, ठीक है, जो थैंक यू, धन्यवाद।